बताओ जरा फटाफट से, बताओ बताओ। प्रेपोजिशन में हमने पिछली क्लास में इन और ऑन को पढ़ने का काम किया था। आइए दोस्तों प्रेपोजिशन के इस सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और प्रेपोजिशन में एक खूबसूरत सी बात से मैं आप लोगों को मिलाता हूं। ये हम लोगों ने लिखा है एक प्यारा सा शब्द बिटवीन, एक शब्द हम लोगों ने लिखा अमंग। इनको लेकर मैं कुछ फिलिप्स आपके सामने दूंगा, आप जरा उनको फिल करके दिखाएं, ठीक है बच्चों। इन और ऑन के बारे में हमने बात की थी, है ना भाई। शिखर फिक्स्ड प्रेपोजिशन लास्ट में लेंगे बेटा, अभी नहीं, अभी तो पहले हमें जनरल प्रेपोजिशन पढ़नी है ना। आप पहले इन पर मेहनत करो। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, आप इनको जरा फिल करने की कोशिश करना है भाई। राधा and Priya discussed the matter they distributed the fund there will be matches India Pakistan and Australia mention the difference liquid and gas। चलो मेरे बच्चों फटाफट से एक बार बता दो, चलो मेरे बच्चों फटाफट से एक बार बता दो आपके हिसाब से इनमें क्या होना चाहिए। बनाओ बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। आ जाओ तो भैया, अब इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, है ना भाई। जब हम इस बिटवीन की और अमंग की बात करते हैं तो ये दोनों प्रेपोजिशन बिल्कुल सीधी सरल हैं। बिटवीन की हम बात करते हैं संख्या से नहीं, कंसीडरेशन से। और कंसीडरेशन का मतलब समझ में आया क्या, कि भैया हमारे सामने संख्या कितनों की भी हो, लेकिन अगर एक बार में हम दो लोगों का ही पार्टिसिपेशन देखें तब हम यूज करते हैं बिटवीन। क्या यूज करते हैं बच्चों? बिटवीन। और अगर हम एक बार में दो से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन देखते हैं तब हम यूज करते हैं अमंग। ठीक है भाई, यानी कि जब दो से ज्यादा का पार्टिसिपेशन हम देखने का काम करें तब हम यूज करते हैं बच्चों अमंग। तो बिटवीन और अमंग का बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है ना जी। बात समझे? ठीक है, क्लियर है। तो कंसीडरेशन का खेल है, शाबाश बेटा मुस्कान, कंसीडरेशन का खेल है। कंसीडरेशन समझनी है कि एक बार में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। राधा एंड प्रिया डिस्कस द मैटर देम। आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो राधा और प्रिया दो इंसान, है ना, डिस्कशन भी दो के बीच ही होगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या चीज को जोड़ दिया? बिटवीन। ठीक है ना जी। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड। अब दे से हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पर दो है, दो से ज्यादा है। अब हमने मानकर चला कि ये तो दो से ज्यादा ही होंगे, इसलिए दे का यूज हुआ। तो हम लोगों ने भाई यहाँ क्या चीज को जोड़ दिया? अमंग। क्वेश्चन 3 पर आओ। देयर विल बी मैचेस इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखो भाई, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताना। मैच अगर होगा तो मैच होने के लिए एक बार में दो टीम ही पार्टिसिपेट करेंगी। अरे हाँ, है ना, एक बार में दो टीम ही पार्टिसिपेट करेंगी। जब एक बार में दो टीम पार्टिसिपेट ही करने वाली है तो भाई आप इसके लिए बिटवीन का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। मेंशन द डिफरेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस जब आप बताते हो ना बच्चों, ध्यान रखना, जब आप डिफरेंस बताने का काम करते हो तो डिफरेंस हमेशा दो के बीच ही आते हैं, ठीक है ना।
डिफरेंस हमेशा दो के बीच ही आते हैं, समझ रहे बेटा, इसीलिए हम अमंग नहीं, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो कंसीडरेशन का खेल है, आप किस कंसीडरेशन पर काम कर रहे हैं उस चीज को समझकर आपको चलना है, ठीक है बच्चों। आ जाओ, एक अगली बातचीत से मिलाता हूं, एक अगली बातचीत से मिलाता हूं। इसी के कुछ खोए हुए भाई हैं इसी के कुछ खोए हुए भाई हैं जो कि किसी मेले में बिछड़े थे, ठीक है जी। अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, ठीक है जी। मेरे साथ इनको बोलकर सुनाओ। अमंग, हाँ 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 बिल्कुल साहिल, वही वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है जो ईच अदर और वन अनदर में कहा था, ठीक है। साहिल लिख रहा है ईच अदर वन अदर वाला खेला हो बे इसमें, ओ ही खेला हो बे इसमें, एक ठो सही कहा। तो ये चार शब्दों को पढ़कर देखें भाई, चार शब्द हैं आपके सामने, ठीक है। अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट। मैं चार सवाल लिख रहा हूं, आप इनके हिसाब से पहले सोचे समझे, फिर इनका डिफरेंस मैं आपको बताने का काम करूंगा, ठीक है जी। सोच समझ के आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना जी। हम्म? चलो भाई, चार सवाल हैं आपके सामने दोस्तों, चार सवाल हैं आपके सामने, ठीक है। इन लिखे हुए चारों सवालों पर थोड़ा सा मेहनत करके दिखा दो। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश। बनाओ बनाओ, बहुत बढ़िया जी। बन गई बातचीत भाई? अच्छा, बहुत शानदार। अब इसके फर्क को समझने का काम करते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ भाई। सबसे पहले तो इनके फर्क मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये चीजें खूबसूरत लगेगी, है ना। आप जब इस अमंग और अमंगस्ट की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, आप जब इनका यूज करते हैं तो इन्हें हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है बच्चों। आप जब इनकी बात करते हैं तो आप इन्हें यूज करते हैं किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और एमिड, एमिड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इन्हें सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। पहले तो ये समझ के चलिएगा,
ठीक है भाई, पहला फर्क तो बच्चों ये समझकर चलिएगा, ठीक है, पहला फर्क क्लियर हुआ। अब इन फर्क के बेसिस पर आगे क्या कहानी है ध्यान से सुनने समझने का काम करें। आप जब इनके आगे चलने का काम करते हैं तो इस अमंग की बात करें चाहे इस एमिड की बात करें, तो अमंग या एमिड को तब हम यूज करते हैं जब हमारे सामने लिखा हुआ जो भी शब्द है उसकी इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो। कैसी साउंड हो भाई? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है ना जी, फाइन। जब जिसकी भी जो शुरुआती ध्वनि है उसे आप कैसे रखते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब आती है एक दूसरी बात, अब आती है एक दूसरी बात, और वो दूसरी बात क्या है? अगर लिखे हुए शब्द के साथ हम लोगों को जुड़ा हुआ नजर आए क्या चीज? स्ट, यानी कि अमंगस्ट या एमिडस्ट, जिनकी हमें बात यहां लिखी मिली, तब जब इनकी इनिशियल हम लोगों को लिखी हुई नजर आए वाउल साउंड। क्या लिखी नजर आ जाए बच्चों? इनकी हमें लिखी नजर आ जाए वाउल साउंड, ठीक है बेटा। तो अब आंसर भरने से पहले हमें देखना है कि किस तरीके से कौन सा शब्द यूज हुआ। सबसे पहले ये लिखा 8 मेंबर्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया भाई। वाउल साउंड होने की वजह से आप लोगों ने यहां पर क्या भर दिया? अमंगस्ट। बोलना सीखे भैया, कई बार इसे बच्चे गलत बोलते हैं, कहते हैं अमंगस्ट, गलत बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अमंगस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। आई कुड नॉट फाइंड एनी फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी। बच्चों फ्लॉ का मतलब होता है कमी, किसी चीज में कमी की जब आप बात करते हैं, ठीक है ना। आई कुड नॉट फाइंड एनी फ्लॉ ब्लैंक इंटीग्रिटी ऑफ राज। इंटीग्रिटी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? चलो आप मुझे कमेंट्स में एक बार बता के दिखाओ। चलो भाई एक बार कमेंट्स में मुझे बता के दिखाओ आपके हिसाब से नहीं बेटा, त्रुटि तो फ्लॉ होता है, फ्लॉ का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। मेरा सवाल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से ही इंटीग्रल भी बना हुआ है। शाबाश, हाँ शाबाश, यूनिटी, बहुत बढ़िया। एकता, बिल्कुल ठीक कहा। जागृति, अखंडता, बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि किसी भी इंसान का जो कंप्लीट बिहेवियर उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। समझ आ गया? उसी चीज को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। आपको अगर कोई भी इंसान अच्छा लगता है, आप अगर कोई भी इंसान आपको अच्छा लगता है, आपकी नजरों में अगर वो इंसान सर्व गुण संपन्न है, तो आप कह सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। क्या कहोगे भाई? ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है बेटा। चलो अब यानी कि यहां हो गई क्या चीज हमारे सामने? अनकाउंटेबल नाउन, वाउल साउंड हो गई है, इसीलिए हमने क्या कहा? एमिडस्ट। करेक्ट हो गई बातचीत। अब क्वेश्चन नंबर 3 का और 4th का आंसर बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का और 4th का आंसर बता दो फटाफट से। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश। चलो भाई बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब दोनों के दोनों सवालों में एक जगह उलझाया है। इट वॉज अ बर्निंग इशू। बर्निंग इशू हम किसे कहते हैं? यानी कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। बर्निंग इशू का मतलब होता है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, यानी कि एक ऐसा सवाल है ना, जैसे आप लोगों ने अभी करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा ना, आपको टीम गोपाल वर्मा करा रही है क्या चीज? मेहुल चोकसी के बारे में बता रही है ना। बताया आपको ये पता चल रहा है कि जैसे अभी ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से आपका जो क्या बोलते हैं उसे, जीडीपी कितना खतरनाक होया हुआ है, पता है ना। तो ये सब क्या है? बर्निंग इशू है, यानी कि जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, ठीक है ना। ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई
जानना चाहता है। ये बर्निंग, ये एक फ्रेज है बेटा। अब यहां लिखा है ऑल द मेंबर्स, आ गया भाई आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन वाउल साउंड की वजह से अमंगस्ट, ठीक है ना। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, आजकल के लोग इनमें कोई खासा फर्क नहीं समझते, ठीक है ना। उनके लिए अमंग भी वही है, अमंगस्ट भी वही है, एमिड भी वही है, एमिड्स भी वही है। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि भाई प्रेपोजिशन का किसी वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड से कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो इस पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं मानते, ठीक है बेटा, इससे कोई खासा फर्क नहीं समझते हैं। चलिए, शी सॉ रोहन इन द सेंटर ऑफ द रोड। अब देखो बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, दिमाग लगाइएगा ठीक है भाई। मैंने आपके सामने ये एक सर्कल बनाया, हाँ कि ना, और मैं इस सर्कल में यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लगाऊं, तो आप इसे सेंटर कहोगे? बोलो हाँ। ए बेब्स, बोलो हाँ, ठीक है। आप इसे क्या कहोगे? सेंटर कहोगे। हिंदी में इसी चीज को आप केंद्र कहते हैं, है ना। तो भाई सेंटर यानी कि केंद्र तो आप तब बनाते हैं जब आपके सामने जो लोकस दिया है वो सर्कुलर है ना। लोकस को हम सर्कुलर पाथ भी कहते हैं, जो किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। मैथमेटिक्स में ऐसे ही बढ़ाया जाता है ना भाई। तो सेंटर किस चीज का हो गया? सर्कुलर पाथ का हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां है क्या? रोड। ये मैंने आपके सामने बना दिया रोड। अब मुझे एक बार बताओगे भाई साहब, क्या रोड के अंदर कोई सेंटर हो सकता है? बताओ जरा, बताओ, क्या रोड में कोई सेंटर हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, रोड में तो कोई सेंटर नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया, ये जो एमिड हमें बताना चाह रहा है, इसका मतलब हकीकत में आता है क्या चीज? इन द मिडल ऑफ। इनका हकीकत में क्या निकल कर आ रहा है अर्थ? इन द मिडल ऑफ। बात समझ में आ रही है जी? अरे हाँ, है ना। बात समझ में आ रही है भाई साहब? शिखर कह रहा है नॉट पॉसिबल, बट इंडियन रोड में है। बेटा अपने देश की तुम बुराई करोगे तो दूसरा इंसान क्या करेगा? तुम सोच के देखो बेटा, गलत बात है, ठीक है ना जी। सेंटर की जगह यहां पर आपको क्या लिखना है? मिडल लिखना है। अब इस पूरी इन द मिडल ऑफ को हटाकर आप यहां पर एमिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो बच्चों, प्रेपोजिशन नाम की जो चीज है, प्रेपोजिशन नाम की चीज दो हिस्सों में बट जाती है। एक सिंपल प्रेपोजिशन जो एक शब्द से बनती है, मैंने कहा जो सिंपल प्रेपोजिशन है वो एक शब्द से बनती है। एक प्रेपोजिशन होती है कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनती है, ठीक है ना जी। अब यहां ध्यान से देखना, ये क्या हुआ? बड़े ध्यान से देखना, यहाँ ये इन एक प्रेपोजिशन है ना। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और इसके ठीक बीच हमने क्या लिख दिया है? नाउन लिख दिया है। क्या लिख दिया है जी? नाउन लिख दिया है, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? मिडल को नाउन नहीं एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज किया जाता है। बात समझ रहे? तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस कहते हैं। हाँ जी बाबूजी, यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार यस सर कहो। प्रेपोजिशन के दो टाइप्स बता दिए, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां एक से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर उसे प्रेपोजिशन बनाते हैं। हाँ जी बाबूजी, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है जी, ठीक है। प्रसन्न बाबू कह रहे हैं प्रसन्न बाबू कह रहे हैं, अभी बहुत बार देखा है एमिड लॉकडाउन। समझ में आ गया? एमिड लॉकडाउन। क्लियर होगी बातचीत? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? फाइन। द हट इज एमिडस्ट। बेटा एमिडस्ट का आजकल यूज बेशक करो चाहे ना करो, आप एमिड, ये लिख क्या रही है रुचि? स्पेलिंग ही गलत लिख रही है बेटा तू, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई भाई? चलो जी, अब ये बात समझ में आ गई तो चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस पर काम करते हैं, ठीक है ना जी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस पर काम करते हैं। एक शब्द लिखा मैंने आपके लिए इन स्पाइट ऑफ, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा इंस्टेड ऑफ। इन दोनों को भर के दिखाना है जी, ठीक है ना। मैं कुछ सेंटेंसेस बच्चों आपके लिए लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करना, ठीक है जी। ही टुक माई कार ब्लैंक हिज स्कूटर। जचा के दिखाओ आपको जो जचाना आता है।
चलो भाई, अपने आंसर जता के दिखाओ, सही हो गलत हो। चलो चलो, टूट पड़ो भाई क्वेश्चंस पर फटाफट से। बनाओ बनाओ, गलत हो सही हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। साहिल कह रहा है दोनों का मीनिंग बता दीजिए फिर उड़ा देंगे। बिल्कुल रुक जाओ थोड़ा सा, पहले आप मेहनत करके दिखाओ। बनाओ भाई बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपकी मदद कर देता हूँ भाई, ठीक है ना। इन दोनों के फर्क को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इन दोनों के फर्क को समझ लीजिएगा, गजब का फर्क है इन दोनों में, ठीक है ना। देखो भाई, जब आप इस इन स्पाइट ऑफ की बात करते हो बच्चों, जब आप इस इन स्पाइट ऑफ की बात करते हो तो ये अपने आप में बताने का काम करता है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बताने का काम करता है? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है बताओ जरा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है जब विरोधाभास बताया जाता है, यानी कि एक चीज कुछ है तो ठीक उसके कॉन्ट्रडिक्शन में, विरोध में दूसरी बात बताई जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग ही होता है जिसे आप कहते हैं डिस्पाइट। ठीक है भाई, इसीलिए आपको पहले दिन से ये रटाया जाता है कि इंस्पाइट के आई मीन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अब आता है इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब समझ में क्या आता है? इंस्टेड ऑफ हमें बताने का काम करता है सब्स्टिट्यूशन। इंस्टेड ऑफ हमें बताता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज की जगह किसी दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है ना। आप इसी की जगह लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ। क्या लिख सकते हैं भाई? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ नहीं तो आपके एग्जामिनेशन में एक और पूछ लिया जाता है और वो है इन ल्यू ऑफ। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हुआ। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ भाई? कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हुआ। ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। ठीक है ना जी, सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस करना ही कहते हैं प्रिया भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, ये क्या गाना चालू हो गया भाई? एक मिनट रुकना भाई, हमारे फोन में कछु कछु आ रहा है।
चलो भाई, अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं दोस्तों, चीजों को ध्यान से देखो, बड़े मजेदार चीजें लगेंगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, है ना भाई। ये हो गया हमारे सामने, ही टुक माई कार ब्लैंक हिज स्कूटर। अब ध्यान से समझना, वो इंसान मेरी गाड़ी ले गया, है ना। किसकी गाड़ी? अपनी स्कूटर की जगह, है ना। तो आप यहां क्या चिपका गए भाई साहब? सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हो। आपने कह दिया इंस्टेड ऑफ, क्या कह दिया? इंस्टेड ऑफ। बाई लिखा है क्या? माई रिक्वेस्ट ही डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। भाई साहब, आपने किसी इंसान को रिक्वेस्ट की तो क्या उम्मीद करते कोई इंसान आपकी मदद करे, लेकिन उसने मदद नहीं की, तो दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है। जब दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है तो आपने क्या कहा? इन स्पाइट ऑफ। अरे भाई हाँ के ना, क्या कह दिया भाई? इन स्पाइट ऑफ, आया ना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। शेखर डिड नॉट सबमिट द फाइल्स, रिपीटेड वार्निंग। किसी इंसान को बार बार वार्निंग दी गई, उम्मीद क्या की जाती है? फाइल सबमिट करे। अब फाइल सबमिट नहीं की, बार बार हमने वार्निंग दी, तो इसका मतलब क्या समझ आया है बच्चों? इसका मतलब समझ में आया कि कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात में। भाई आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बातों में। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से देखकर बताना क्या कहना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखकर बताना क्या कहना चाहोगे। ठीक है भाई, डिस्प्यूट और डिस्पाइट में क्या फर्क है बेटा? डिस्प्यूट होता है जमीन को लेकर झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब होता है जमीन को लेकर झगड़ा, ठीक है ना। जैसे जिसे हम कहते हैं ना कब्जा, कब्जा सुना आप लोगों ने? चक लो, है ना। ठीक है, चक लो, तो कब्जा अज मारना यावे मरना पैना वे, ठीक है जी। डिस्प्यूट होता है, वो अलग शब्द है बेटा, ये डिस्पाइट है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ इस सवाल में क्या है, बड़े ध्यान से देखने का काम करें भाई। आप लोगों को बहुत पहले से एक खूबसूरत बात बताई जाती है कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं भाई, हाँ है ना। अब ऑब्जेक्टिव केस चाहे कोई भी एक शब्द हो सकता है, चाहे कोई भी एक फ्रेज हो सकता है भाई, हाँ है ना, यही बात सच है। लेकिन कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेज हो, ये भी बात अपने आप में सच है कि क्या इसके बाद नहीं हो सकता? सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस लिखने के लिए हम लोगों को पहले क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो भाई प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, इसी वजह से सेंटेंस का यूज नहीं होगा। ये बात आप लोगों को जानकारी है? अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है जी? हाँ जी, बिल्कुल याद आ गया, कब बब्बू मान का गाना है कब्जा, ठीक है, हाँ है ना। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? यहां अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखी है आपकी लिंकिंग वर्ब, ये लिखा है एडजेक्टिव, यानी कि तो सेंटेंस आ गया, है ना। अब ध्यान से देखो, इस लिखी बातचीत में और इस लिखी बातचीत में तो दो सेंटेंसेस को जब आपस में कॉन्ट्रडिक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे भाई प्रेपोजिशन नहीं, फिर तो हम लोग यूज करेंगे कंजंक्शन का, है ना। अब कंजंक्शन के कॉन्ट्रडिक्शन को बताने के लिए आप लोगों को पता है ना, कंजंक्शन के कॉन्ट्रडिक्शन को बताने के लिए आप दो या फिर क्या यूज करते थे भाई? ऑल्दो का यूज करते थे भाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब आपने यहाँ गलती कर दी, हाँ के ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो एक छोटी सी बातचीत को, उसे क्या कहते हैं? दो। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो सभी बच्चों ने ये चीज गलत कर दी, हाँ है ना। हाँ, दो की जगह बट लगा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन बट का मीनिंग यहाँ नहीं आएगा। बट का मीनिंग अगर हमें लेकर आना है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन पर योर मिस्टेक्स, ये सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। योर मिस्टेक्स आई अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी, हाँ है ना। कोई इंसान गलतियां करता है लेकिन सिंसियर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ है ना। आपने क्या चिपका दिया भाई? इन स्पाइट ऑफ, ठीक है जी। इधर देखो, दे वर्कड फ्रॉम होम देयर ऑफिस, तो क्या हुआ? ये तो सब्स्टिट्यूशन है, काम ही कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, ऑफिस नहीं आए, तो भाई इसके लिए आपने क्या यूज कर दिया? आपने यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ। भाई जी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा बट का यूज करोगे तो साहिल यहां लगाओगे और सेंटेंस आपको रीऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे,
ठीक है ना, लगा के देखो ना, आपको नॉनसेंस समझ में आएगा। अगर ये बात आपके पते पर सही पहुंच गई है तो मैं आपको दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। सेंटेंस ए, सेंटेंस बी। अब आपको पता चलेगा क्या आना है। दो सवाल लिखे हैं, भर के दिखाओ क्या भरोगे। दो और ओल्दो में कोई फर्क नहीं है, दो और ओल्दो में कोई फर्क नहीं है। ओल्दो आप फॉर्मल भाषा में यूज करते हैं और बोलचाल की भाषा में ओल्दो नहीं आप यूज करते हैं दो, बस इतना सा फर्क है। फिर इनके साथ कुछ कंपाउंड्स का यूज होता है, उस पर आप जाओ मत, वो आपके लिए परेशान है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ फटाफट से, चलो। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। बता दिया भाई, शाबाश। तो आ गया आंसर अपने बाप, ठीक है ना जी। अब देखो ध्यान से, रौनक वॉज एंग्री ब्लैंक ही रिमेन्ड साइलेंट। आपने देखने एक बार समझ आया भाई, ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब और हमारे सामने लिखा हुआ क्या चीज, इसी का एडजेक्टिव। यानी कि ये हमारे सामने क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हो तो प्रेपोजिशन कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने का काम करते हैं, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो बट, बात खत्म हो गई, हाँ है ना। अब इस बट को यहां से हटाकर सेंटेंस की शुरुआत में, मैं इस बट को यहां से हटाकर लगाकर कोमा सेंटेंस की शुरुआत में लगाना चाहूं, तो भाई मुझे फिर ऑल दो या दो को लिखना होगा, ठीक है ना जी। फिर मुझे ऑल दो या दो को लिखना होगा, समझ में आई बातचीत। फाइन, रिमेंड के बाद साइलेंट लिखा है बेटा ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे ये तो सृष्टि का डाउट है, सृष्टि का डाउट है तो सोच लो अल्टीमेट लेवल का डाउट है। सृष्टि गजब की बालक है। यहां लिखा है हिज एंगर, क्या लिखा है, हिज एंगर। हिज एंगर को ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस नहीं है, ये लिखा है नाउन, और नाउन के साथ जुड़ा ये शब्द इसे नाउन फ्रेज बना रहा है। इसी के लिए आप लोगों ने यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए क्या यूज किया भाई, इन स्पाइट ऑफ यूज किया। कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं है। हम्म? बट को उठाकर येट लगा लो, कौन पूछता है भाई। बात समझ में आ रही है भाई, है ना, बात समझ में आ रही है। तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है भाई, टेंशन लोगे उलझ जाओगे, टेंशन लेने वालों का इलाज नहीं है। समझ में आई बातचीत भाई, ये वाली बात अब ध्यान से पढ़ लेना भैया। इसी चीज को हम लोग बड़े ध्यान से समझ के चलते हैं बेटा। हम्म? आओ थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को, आज थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, है ना। एक खूबसूरत सी बात लिख रहा हूं मैं आपके सामने।
ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है जी? है भाई? आ जाओ, अब इस बात को समझने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। इन दोनों को समझ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है ना जी? आप अपने हिसाब से जचाओ पहले। भाई अपनी तरफ से इसके आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से। बनाओ बनाओ बनाओ। शानदार, बहुत बढ़िया जी। शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ तो अब इनको भी समझ के देखते हैं। आ जाओ इनको भी समझ के देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि प्रेपोजिशन एक्चुअल में काम क्या करती हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सोचकर बताना। पहले दिन से एक बात मैं आपके सामने कह रहा हूं बार बार कि अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, है भाई, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना बच्चों, आपके काम आएगा। अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन को किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बताओगे जरा? अरे खिलाड़ी लोगों रुक जाओ, बताओ मुझे जरा। अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन को किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या बन जाता है? सत्यम, फ्रेज तो बन ही जाता, पर फ्रेज किस टाइप का बनता है? फ्रेज तो आप कह ही दे, फ्रेज में कोई बात ही नहीं है। तो ये दो तरीके का फ्रेज बनता है। शाबाश धीरज बेटा, बहुत बढ़िया। ये दो तरह का फ्रेज बन जाता है ना? आपको याद आ गया है कि सर या तो आप इसे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे
एडवर्ब फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं। यही बात है ना भाई, यही बात है ना भाई, हाँ के ना। चलो अब ध्यान से समझते हैं। हम अगर लिखे हुए सेंटेंस में अगर इस ड्यू टू की बात करते हैं तो ये तो पता ही हमें चल गया ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा, हाँ कि ना। जब हम इसे ड्यू टू की तरह यूज करते हैं तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले जब यूज होता है तो ध्यान रखना बच्चों, ये अपने आप में कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। यानी कि ये क्वालिफाई किसको करेगा, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ये तो हो गई बच्चों पहली बात, ठीक है भाई। अब आओ दूसरी बात से मिलाते हैं। दूसरी बात क्या हुई, जब हम इस ओविंग टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जब हम इस ओविंग टू का यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले, तो बच्चों ये ओविंग टू नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले आकर इनफैक्ट यूज कराना चाहता है, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज बनता है एडवर्ब फ्रेज। अब आपको ये पता है कि एडवर्ब फ्रेज क्वालिफाई किससे करेगा, किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। दोनों का फर्क समझ में आ गया, दोनों का फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है ना जी। जब ये दोनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया है तो अब मुझे आपको बताना होगा कि इन दोनों का एग्जैक्टली पर्पस क्या है। ये बताने का काम करते हैं भाई क्या चीज, रीजन। क्या बताने का काम करते हैं, रीजन, हाँ कि ना। ठीक है, चलो मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, कतई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने लिखा एक प्यारा सा सवाल। मैंने कहा राहुल केम लेट ब्लैंक, ही वॉज इल। बताना भाई इस सेंटेंस में क्या भरोगे। बेटा जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत प्यार से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही प्यार से समझना है और ये बताना है आप इस लिखे सेंटेंस में क्या फिल करोगे। शाबाश मानवेंद्र, सुबह की डांट से मानवेंद्र बड़ा खुश है। कोई बात नहीं बेटा, शाबाश। सिर्फ मुस्कान का आंसर सही है, बाकी मजे काट रहे हैं बढ़िया वाले। सिर्फ मुस्कान का आंसर सही है। मुस्कान का आंसर क्यों सही है, मुस्कान ने पहचाना कि सर ये जो लिखा हुआ ये हमारे सामने रीजन है, ये लिखा सब्जेक्ट, ये लिखी लिंकिंग वर्ब, ये लिखा हुआ एडजेक्टिव, हाँ है ना। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए में कंजंक्शन की जरूरत है और इसी के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, बिकॉज लिख दिया। अरे हाँ है ना, एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया, बाकी सब मस्ती काट रहे हैं, हाँ है ना। समझ रहे, कुछ भी लिख रहे हैं मजे में ही, कुछ का कुछ लिख रहे हैं। सवाल समझ में आ गया भाई। राहुल केम लेट बिकॉज ही वॉज इल। राहुल के देर आने का कारण क्या था, वो बीमार था, लिखा तो सेंटेंस में है। बोलो नमित भाई, ठीक है, समझ में आ गई बातचीत, हाँ है ना। अब अगर दोस्तों मैं इसी सवाल के अंदर आपके सामने एक छोटा सा परिवर्तन कर दूं, मैं इसी सवाल के अंदर छोटा सा परिवर्तन कर दूं, राहुल केम लेट, ठीक है जी, आगे मैंने ब्लैंक लिख दिया और आगे लिख दिया सेंटेंस हटाकर एक फ्रेज और लिख दिया इलनेस। तो आप ये समझ गए हैं ये नाउन है, नाउन के साथ ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है ये सारा का सारा काम तो नाउन फ्रेज का कर गया, हाँ कि ना। तो आप ये समझ रहे सेंटेंस ना होकर नाउन या नाउन फ्रेज का जो काम कर रहा है, नाउन ना होकर नाउन फ्रेज का जो ये काम कर रहा है, तो आप कहोगे सर अब हमें इसके अंदर एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। क्या, हम लोगों को इसके साथ एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। हमने बिकॉज के साथ कॉम्प्लेक्स कर दिया किसको, ऑफ को। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस बिकॉज के साथ है तो बिकॉज कंजंक्शन, लेकिन इस बिकॉज के साथ जैसे ही हमने इस प्रेपोजिशन को जोड़ दिया तो ये सारा का सारा हमारे सामने प्रेपोजिशन ही तो बन गया। अरे हाँ है ना। तो बिकॉज ऑफ, इन दोनों का अर्थ अगर आपसे कोई भी पेपर में पूछे तो बता देना चुपचाप, इन दोनों का अर्थ क्या है, बिकॉज ऑफ। काम क्या करते हैं, रीजन बताने का काम करते हैं। हाँ जी, बताओ जरा, मजा आया कि नहीं आया, बताओ जरा। हाँ भाई, बताओ जरा, कुछ समझदारी बनी कि नहीं बनी भाई। हम्म, कोई दिक्कत नहीं भाई।
ठीक है ना जी? क्लियर है? बोल भाई साहिल क्या दिक्कत है? बोल भाई साहिल क्या दिक्कत है? आप चाहो इस बिकॉज ऑफ की जगह, बच्चों आप चाहो इस बिकॉज ऑफ की जगह इनमें से क्या भर सकते हो? आप उसके देरी से आने का कारण बता रहे हो जो कि एक वर्ब है। तो वर्ब के लिए इस बिकॉज ऑफ को हटाकर हम लोग वर्ब को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एडवर्ब फ्रेज इसे बनाएंगे और हम लोगों ने इसकी जगह पे लिखा ओविंग टू हिज इलनेस। बात समझ में आ कि नहीं? सृष्टि का डाउट सुनो भाई, सृष्टि का डाउट सुनो भाई। सृष्टि कह रही है सर ड्यू टू कहाँ गया? ड्यू टू बेटा छुट्टी पे गया है अभी अभी। उसे पता था सृष्टि का डाउट आएगा इसलिए सृष्टि ड्यू टू छुट्टी पे चला गया। अभी मनाली गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा बेटा वापस। लो जी लो, बहुत बढ़िया। सृष्टि ने फिर एक डाउट पूछा है। सृष्टि ने कहा है ओविंग और ड्यू टू का यूज कब यूज करेंगे सर? सृष्टि ने डाउट पूछा है ओविंग और ड्यू टू का यूज कब करेंगे सर? बहुत अच्छे बेटा, मैं यहां पर आपको यही रामलीला समझा रहा था। अरे हाय 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 हाय, वाह सृष्टि, मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करता हूं, ठीक है ना? क्योंकि आप इस बैच के कॉमेडी सर्कस का काम करते हो बेटा, ठीक है ना? जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज को ही आप मुझसे पूछते हैं जी ये कैसे कर। बहुत गजब के बच्चे। चलो भाई सारे के सारे बच्चे फटाफट से ताली बजाओ सृष्टि के लिए, इतनी अच्छी बच्ची है जी। अंकुर जी वो कैब की वीओडी में देखो, उसमें लिखा हुआ सारा बताया हुआ बेटा। साहिल जब तक पूरा सेंटेंस नहीं है तब तक आप ओविंग टू और ड्यू टू का कोई भी यूज नहीं बता सकते, ठीक है ना? जब तक आपके पास पूरा सेंटेंस नहीं तब तक ड्यू टू और ओविंग टी का यूज नहीं बता सकते। ड्यू टू और ओविंग टू को हटाकर आप बिकॉज ऑफ लगाओ ना फिर, ठीक है? तो सृष्टि बहुत अच्छे इंसान है आप, बहुत ज्यादा तालियां आपके लिए, ठीक है बेटा? यहां पर यही समझा रहा था, पर कोई बात नहीं, आप एक दिन ठीक हो जाओगे बेटा, है ना बेटा? आप एक दिन ठीक हो जाओगे, फाइन, शाबाश। अब भाई ये सवाल हमारे सामने आ गए हैं, इन सवालों के अंदर आंसर हमें बताना है, ठीक है ना जी? तो इन दोनों का आप एक ही अर्थ समझ पाए हैं और वो क्या है? बिकॉज ऑफ। और इनका यूज कैसे होता है ये आपको यहां पर डिटेल में समझाया गया है, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा इन सवालों के आंसर हम बनाते हैं। पहले 2 सवाल मैं हल कराऊंगा, बाकी के हल आपको करने हैं। ध्यान से देखना बेटा। ही गॉट सक्सेस ब्लैंक हिज एफर्ट्स, बहुत ध्यान से समझने का काम करना। यहां आप जिसकी ये बात कर रहे हो, यहां आप जिसकी बात कर रहे हो वो रीजन बता रहा है, लेकिन रीजन किसका बता रहा है? सक्सेस का। सक्सेस अपने आप में नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत होगी, इसलिए ड्यू टू को हमने यहां पर यूज कर डाला। लो भाई पहला आंसर समझ में आ गया? अरे हाँ है ना? ठीक है भाई, है ना जी? एक बच्चा कह रहा है उल्टे हाथ से तालियां। हाँ, ऐसे भी तालियां बजा सकते हैं हम। स्कूल में जब किसी की बेइज्जती करना चाहते थे तो हम ऐसे तालियां बजाते थे, है ना? तो आज हमने एक नई तरीके से तालियां बजाएंगे। एक, 1 2 3 4, ठीक है बेटा? जिन बच्चों का ध्यान नहीं होता बेटा उनको ऐसे ही बेइज्जती महसूस होनी चाहिए, क्योंकि इस बहाने वो कम से कम होश में आ जाएंगे। आपने यहाँ ओविंग टू यूज किया, क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है किस चीज का रीजन, सक्सेसफुल का, और सक्सेसफुल अपने आप में एडजेक्टिव है। हाँ जी बाबू जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बात अगर समझ में आ गई है तो अब आ जाओ भाई, ये 3 सवाल हैं आपके सामने, तीनों के आंसर्स बता दो। आ जाओ भाई फटाफट से मेहनत करके बता दो इन 3 सवालों पर। हाँ भाई बात समझ में आई? ओ शिकारियों, ओ अलबेले मस्तानो, बात समझ में आई? हाँ बेटा, सृष्टि अब समझ में आ गया बेटा? तू भी बच्चे कमाल है। चलो भाई।
बन गई बात बेटा, आ जाओ। तो अब थोड़ा सा आगे लेके चल लेते हैं बेटा। क्लास में हर चीज को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्लास में ध्यान नहीं रखोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। अब ध्यान से देख बेटा, सृष्टि कोई बात नहीं, मेरी डांट फटकार से कभी बुरा नहीं मानना, ठीक है ना बेटा। मैं आपके भले के लिए आपको डांटता हूं ताकि आप हमेशा चीजों को सीखने के लिए रेडी रहें। देख बेटा ध्यान से सवाल, यहां आप जो भी आप यूज करने वाले हैं, आगे क्या लिखा है, भारी बारिश, वजह बता दी, रीजन बता दिया, आई कैंसल्ड द मीटिंग, ठीक है ना जी। यानी कि ये जो भी कुछ हमें रीजन बताने का काम कर रहा है, कैंसल करने का रीजन बता रहा है। कैंसल अपने आप में वर्ब है, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या यूज कर दिया भाई, ओविंग टू। हाँ जी बाबू जी, समझ आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। आगे लिखा है हैवी रेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर। तो भाई साहब ये रीजन किस चीज का बता रहा है, पानी के भरने का। पानी अपने आप में नाउन है, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या चीज को जोड़ दिया, ड्यू टू। बाबू जी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसकी भी वजह, इसकी वजह हमें इससे अगले टॉपिक में पता चलेगी आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ये हर चीज आपस में इतनी खूबसूरत तरीके से जुड़ी हुई है कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, आगे क्या पढ़ोगे, उसकी वजह आपको समझ में आएंगी। क्या जब मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाना शुरू किया, रिफ्लेक्सिव्स का रीजन मिला, नाउन के प्लूरल बनाने का रीजन आप लोगों को मिला, अरे हाँ है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस का आपको पता चला कि ऑब्जेक्टिव केस क्यों बन जाता है, समझ आ रही है। तो आपको ये सारी चीजें कोई रीजन पता चल जाएंगे बेटा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, रिवीजन बिना सब बर्बाद है, ध्यान लगाकर ना पढ़ोगे सब बर्बाद है। फिर वो बच्चे ढूंढते मोटिवेशन, यूट्यूब पर मुझे मोटिवेशन मिल जाए, कहीं कोई मोटिवेशन नहीं भरा पड़ा। मोटिवेशन आपकी अटेंशन पर डिपेंड करता है। दैट्स इट। क्वेश्चन 5 पर आए। दे मिस द क्लास ब्लैंक, इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन। बताओ भाई, आप ध्यान से देखो, ये लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, सब्जेक्ट ब्रोक डाउन, फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक डाउन का मतलब क्या हुआ है जी, है भाई। तो भाई यहां पर ये ब्रोक डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज डिसकंटिन्यू, फ्रेजल वर्ब है। कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट है, ये आपके सामने फ्रेजल वर्ब है, तो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, आपको यहां पर कंजंक्शन लगाने की जरूरत है। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल अब सृष्टि को समझ में आ गया है। बात समझ में आएगी, खत्म होना नहीं होना, क्या लिख रहा है भाई तू, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुष्पेंद्र ने हमसे सवाल पूछा, देयर इज और देयर आर में क्या डिफरेंस होता है। पुष्पेंद्र ने हमसे पूछा देयर इज और देयर आर में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट नहीं होते बेटा, सब्जेक्ट इनके बाद लिखा होता है, ठीक है ना जी। अगर मैं कहता हूं देयर इज अ बॉय, अगर मैं कहता हूं देयर इज अ बॉय, तो क्या समझ में आया, आपने इस बॉय की वजह से इज को यूज किया। आप अगर कहते हैं देयर आर बॉयज, तो बात क्या समझ में, इस बॉयज की वजह से आर यूज किया। पर सवाल ये है, सवाल ये है पुष्पेंद्र, ये आपके दिमाग में अब कैसे सवाल आया बेटा, ऐसा क्या पढ़ रहे हो। सृष्टि कह रही है मैं कंफ्यूज हूं कि इसमें बिकॉज क्यों लगाए हैं। बेटा आज के बाद क्लास में आए तो अपनी रिवीजन लगाकर आना। अगर क्लास में आज के बाद बिना रिवीजन के आई सृष्टि, तो तुझे कसम है, तुझे कसम है अपने करियर की, ठीक है ना। तो बिना रिवीजन करे चल रही है और हर रोज तुझे मजाक में अपने आप को डांट पड़वाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मैं एक ही बच्चे का नाम लेकर बाकी बच्चों को भी टॉर्चर करा रहा हूं, ठीक है ना। चले भाई थोड़ा सा आगे, चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई है, तो थोड़ी सी बातचीत को आगे लेके चलते हैं। एक प्यारी सी प्रेपोजिशन से मुलाकात कराते हैं। एक हुआ बिफोर, एक इसी के जैसा हम लोगों को प्रेपोजिशन देखने को मिलता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है भाई। दो तीन सवाल लिखता हूं।
अब ध्यान से देख बेटा, यहां देर के साथ इज क्यों यूज हुआ है? हम्म देर के साथ ये इज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहां अ पार्क लिखा है। ठीक है जी, ठीक है भाई। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब किसी चीज का काम रुक जाता है, टू डिसकंटिन्यू समथिंग, या ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना। जस्ट अ मिनट प्लीज। भाई आंसर्स जचा के दिखाओ फटाफट से। चलो बेटे फटाफट से आंसर्स बना के दिखा दो। अरे यार क्वेश्चन मार्क बेवजह लगा दिया। चलो भाई, एक्चुअली हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं ये बदतमीजों के कमेंट को देख के, इसलिए हम भी गलतियां करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आंसर्स बनाओ पहले। चलिए भाई, ये हमारा डिस्कशन आज का यहीं रोकेंगे हम, ठीक है ना? यहीं रोकेंगे हम इस डिस्कशन को, ठीक है ना? फिर हम करेंगे थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज, ठीक है? फिर काम शुरू करेंगे भाई हम लोग अपना रात 9:30 बजे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेस यानी कि पोजीशन बताने का काम करते हैं। और बिफोर का मतलब हमें समझ आता है तब जब हम किसी लिविंग नाउन के साथ इसे यूज करते हैं, यानी कि इसके इमीडिएट लिविंग नाउन का जिक्र होना चाहिए, लिविंग प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम यूज करते हैं जब हमारे सामने लिखा हुआ आए कौन सा नाउन भाई? नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन आए, ठीक है जी। नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन आए, ठीक है भाई। फाइन। मेडन स्पीच लिखा है बेटा, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? चलो आप ये भी बता दो अभिषेक बाबू, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक। अब इसे देखो भाई साहब, लिविंग की वजह से आपने क्या चिपका दिया? बिफोर। देयर इज अ पार्क माई हाउस, भाई साहब यहां लिखा है कैसा नाउन? नॉन लिविंग। इसी की वजह से हम लोगों ने यूज किया है क्या चीज? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। लिखा हुआ दे ब्रॉट सुशील कुमार द जज। लिविंग होने की वजह से ही हम लोगों ने क्या लिखा भाई? बिफोर। दिस बिल्डिंग आई सॉ अ कार, नॉन लिविंग नाउन को रिलेट किया जा रहा है, इसी की वजह से हमने क्या यूज किया? इन फ्रंट ऑफ। शिखा डिलीवर्ड अ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है, बिल्कुल ठीक कहा आरिफ भाई, पहला भाषण, ठीक है ना जी। किसी भी इंसान की फर्स्ट स्पीच, जो कोई इंसान अपने जीवन में पहली बार किसी के सामने देता है, यहां देम लिविंग कैटेगरी का है, इसी की वजह से हमने यूज कर दिया भाई बिफोर को। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? यहां तक कि ना 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 अट्रैक्टिव नहीं होता जागृति बेटा,
फर्स्ट स्पीच होता है, इसका मतलब मेडन स्पीच होता है, फर्स्ट स्पीच। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि सर प्रेपोजिशन का लिविंग और नॉन लिविंग से क्या लेना देना है। आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि प्रेपोजिशन का लिविंग और नॉन लिविंग से क्या लेना देना है। समझ रहे? ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग का लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के पीछे क्या वजह, ध्यान से समझना। बिफोर की अगर हम बात करते हैं तो ये बताने का काम करता है सीक्वेंस। ठीक है ना जी, क्या बताता है? सीक्वेंस। लेकिन अगर आप इस लिखे हुए कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो ये जो फ्रंट लिखा हुआ है, किसी भी जीवित इंसान का कोई भी फ्रंट नहीं होता। क्या आप किसी को देखकर ये कह सकते हैं तुम्हारा फ्रंट बहुत अच्छा है भाई? सामने वाला इंसान मुंह पे झापड़ मारेगा और कहेगा बताऊं तुझे फ्रंट क्या होता है? फ्रंट नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। आप कोई मकान देख रहे हो, उसका फ्रंट बहुत अच्छा है। आप कोई गाड़ी देख रहे हो, उसका फ्रंट बहुत अच्छा है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसी वजह से, इन फ्रंट ऑफ की वजह से इसे नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा है। समझ आ गई बातचीत भाई? तो बच्चों आज की बात को यहां तक पहले ध्यान से पढ़कर अच्छे से रिवाइज करके आए। ठीक है, आज की बात को यहां तक अच्छे से रिवाइज करके आए। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।